हेलो दोस्तों, नमस्तभ्यम नमस्कारम अपार अभिनंदन आप सबों का। मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 9th का जो हम मैकेनिक्स यानी कि गति चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसके अंतर्गत हम लोग गति के बारे में पढ़ लिए थे, गति के प्रकार के बारे में पढ़ लिए थे, दूरी और विस्थापन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चाल के बारे में, वेग के बारे में और त्वरण के बारे में। हो सके तो इससे आगे हम गति के समीकरण को भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, वो भी एकदम जबरदस्त और राफ्टिक स्टाइल में। तो देखिए, इससे पहले हम बात कर चुके थे दूरी और विस्थापन तक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले चाल और वेग के बारे में। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो मोबाइल को इसे हॉरिजॉन्टल मोड में रख लीजिए, ताकि आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और हेडिंग में लगाइए चाल एवं वेग। हेडिंग में लगा लेना है आपको चाल और वेग। इस तरह से आप अपने कॉपी पर हेडिंग में लगा लीजिए चाल और वेग, जिसको मेरे दोस्त अंग्रेजी में कहेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, अंग्रेजी में इसको कहेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, कि आखिरकार स्पीड क्या होता है और आखिरकार वेलोसिटी होता क्या है। वेलोसिटी के अंतर्गत दो वेलोसिटी हो जाता है, एक इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है और एक जो है फाइनल वेलोसिटी हो जाता है, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। फिलहाल आप समझने का प्रयास कीजिए कि चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। दोनों को हम एक साथ ही आपको समझा देते हैं, ताकि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं हो। तो आपको क्या करना है, कॉपी को इस प्रकार से आप दो भाग में बांट दीजिए। हम एक ही बार में दोनों चीज को समझाने का प्रयास करेंगे। आपको एक साइड में लिख लेना है चाल यानी कि स्पीड, और एक साइड में आपको लिख लेना है वेग यानी कि वेलोसिटी। एक साइड लिखिए चाल और एक साइड लिखिए वेग यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफी बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है। सॉरी, यहाँ पर बोर्ड परीक्षा आपका 9th में तो नहीं होगा, लेकिन आप जब क्लास 11th में जाइएगा तो यही सब आपको फिर से पढ़ना होगा। फिर से पढ़ना होगा, इससे अच्छा है कि आप अभी ही पढ़ लीजिए, ताकि आगे जाकर के आपको जो है दोबारा यह सब पढ़ने का जरूरी नहीं पड़े। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के साथ। चैप्टर का नाम है गति, यानी कि हम लोग जो मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत गति आ जाता है। किसी भी वस्तु के गति के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो मैकेनिक्स के अंतर्गत। तो चाल और वेग के बारे में पढ़ेंगे। चाल का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहले चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटा समय। मेरे दोस्त, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। पहला टॉपिक आपको यह याद करके रखना है। दूसरा, वेग बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, वो होता है विस्थापन बटा में समय। वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, तो विस्थापन बटे में समय। विस्थापन और बटे में होता है यहां पर समय। देखिए, चाल जो होता है वह न्यूनतम दूरी और समय के साथ संबंध रखता है। चाल क्या होता है यहाँ पर, कि दूरी और समय के साथ अपना संबंध रखता है। लेकिन यहाँ पर वेग जो है न्यूनतम दूरी और समय के साथ अपना संबंध रखता है। इससे पहले हम आपको बता चुके थे कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल रास्ता जो होता है उसको कहते हैं दूरी, और किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो न्यूनतम दूरी होता है उसको कहते हैं हम लोग विस्थापन। तो चाल जो है वह दूरी के साथ अपना संबंध रखता है, वेग जो है विस्थापन के साथ अपना संबंध रखता है। यानी कि चाल को हम कह सकते हैं कि इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग कहेंगे चाल। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो चाल कहते हैं। तो पहला पॉइंट हो सकता है यहाँ पर कि इकाई समय में तय की गई दूरी को तय की गई दूरी को इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को मेरे दोस्त क्या कहते हैं, तो चाल कहते हैं। उसके बाद दूसरा बात आपको समझ करके रखना है, वेग की अगर बात करें मेरे दोस्त, वेग किसको कहेंगे, तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए कि समय के साथ किसी वस्तु में जो परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है,
और यहाँ पर ए कोई बिंदु है और ये ए बिंदु को जो है बी तक पहुंचना है। तो समय के साथ यह वस्तु जो है यहाँ बी तक जाएगा, तो बी तक जाने में इसको कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ही। यह वस्तु जो है बी तक जाएगा तो इसको यहां से लेकर के वहां तक जाने में कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ही। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक जाने में इसको कुछ ना कुछ दूरी तय करना होगा, तो इसके लिए तो आपको यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ समय भी लगेगा। तो देखिए, तो समय के साथ किसी वस्तु में जो परिवर्तन होता है, किसी वस्तु के स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसको मेरे दोस्त कहते हैं वेग। तो वेग का परिभाषा हम साधारणतः कह सकते हैं कि समय के साथ किसी वस्तु के समय के साथ किसी वस्तु में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं मेरे दोस्त, समय के साथ किसी वस्तु में परिवर्तन को वेग कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो वेग कहते हैं। ये बात आपको समझ करके रखना है। चाल के बारे में आपको याद रखना है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। और वेग बराबर जो होता है विस्थापन बटे में समय होता है, यानी कि समय के साथ जो किसी वस्तु में बदलाव होता है, किसी वस्तु में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो उसको कहेंगे हम लोग वेग। अब ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए कि चाल का जो एसआई मात्रक होता है, दूसरा बात आपको समझ करके रखना है कि इसका जो एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक वह होता है यहाँ पर चाल यानी कि स्पीड। तो इसका भी एसआई मात्रक जो है मेरे दोस्त यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त, तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। और उसके बाद समझ करके रखना है कि वेग का भी एसआई मात्रक जो है वो भी मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पर यह बात भी समझ करके रखना है दूसरा पॉइंट में, इसका एसआई मात्रक, इसका भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए यहां पर भी दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर, और यहाँ पर समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका भी एसआई मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पर विस्थापन का भी एसआई मात्रक दूरी यहाँ पर मीटर होता है, और समय का भी एसआई मात्रक सेकेंड होता है, यानी यहाँ पर भी इसका भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और इसका भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो एसआई मात्रक दोनों का सेम ही होता है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में जैसा प्रश्न आपके सामने में आए वैसा आपको फॉर्मूला लगा देना है। अब देखिए तीसरा बात आपको क्या समझ करके रखना है, तीसरा बात आपको समझ करके रखना है कि अगर चाल की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो चाल को जो है एस से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर आपको लिखना है कि चाल को एस से सूचित किया जाता है। चाल को जो है एस से सूचित किया जाता है। उसके बाद इसके अंतर्गत आपको पढ़ करके रखना है, समझ करके रखना है कि वेग को जो है वेग को v से सूचित किया जाता है। वेग को v से सूचित किया जाता है। मेरे दोस्त चाल को जो है s से सूचित करेंगे, यानी स्पीड को s से सूचित करेंगे, और वेग को जो है v से सूचित किया जाता है। चौथा बात आपको क्या समझ करके रखना है, चौथा बात काफी ज्यादा आपके लिए जरूरी है कि चाल कैसी राशि है और वेग कैसी राशि है। तो चाल जो है एक प्रकार का अदिश राशि है और वेग जो है एक प्रकार का सदिश राशि है। ये बात आपको समझ करके रखना है। यहाँ पर लिखना है चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, और इसके अंतर्गत चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि वेग जो है वेग एक सदिश राशि है। चाल जो है एक प्रकार का अदिश राशि है और वेग जो है एक प्रकार का सदिश राशि है मेरे दोस्त। तो यही सब चाल और वेग के अंतर्गत आपको याद रखना है। सबसे पहले चाल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूसरा बात आपको याद रखना है वेग बराबर होता है मीटर बटे समय, सॉरी यहाँ पर वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे में समय।
इकाई समय में तय की गई दूरी को मेरे दोस्त क्या कहेंगे, तो चाल कहेंगे। और समय के साथ किसी वस्तु में परिवर्तन को हम लोग कहेंगे वेग। अब देखिए, वेग का भी ऐसा मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड ही होता है, और चाल का भी ऐसा मात्रक जो है वह मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। ये बात भी आपको याद करके रखना है, अपने दिल और दिमाग की खोपड़ी में हमेशा के लिए ट्रांसफर कर लेना है। चाल जो है एक प्रकार का अदिश राशि है, और वेग जो है एक प्रकार का सदिश राशि है। ये बात आपको याद रखना है, और हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा आपको अलग अलग टॉपिक के बारे में पता चलते चला जाएगा कि कौन सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है। अब देखिए, ये आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा चाल और वेग के बारे में। अब देखिए, इसके बाद आपको थोड़ा बहुत औसत चाल के बारे में पढ़ना होता है। औसत चाल क्या होता है, यानी कि एवरेज स्पीड। जैसे मान लीजिए आप मोटरसाइकिल चलाना शुरू कीजिएगा तो कभी भी एक स्पीड से तो नहीं जाइएगा। बीच में मान लीजिए कोई आदमी आ गया या बीच में ब्रेकर पड़ गया तो आप वहां पर अपना स्पीड कम कीजिएगा। तो हम लोग जो मोटरसाइकिल साइकिल कुछ भी चलाते हैं तो हम लोग एवरेज स्पीड से चलाते हैं। कभी स्पीड कम करते हैं तो कभी स्पीड ज्यादा करते हैं। यानी एक स्पीड से हम किसी भी वाहन को जो हम लोग चलाते हैं उसको एक स्पीड के अनुसार नहीं चला सकते हैं, क्योंकि समस्या कभी ना कभी आगे में आइए जाता है। जिस कंडीशन में हमको स्पीड कम करना होता है तब हम उसको कहते हैं औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे औसत चाल। इससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो मेरे दोस्त, चलिए अब बात करेंगे हम लोग औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड के बारे में। तो आपको हेडिंग में लगा लेना है औसत चाल। हेडिंग में लगाइए औसत चाल, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, औसत चाल अर्थात एवरेज स्पीड। मेरे दोस्त, जब भी हम लोग कोई भी वाहन चलाते हैं तो एक स्पीड से तो नहीं चल सकते हैं, कभी स्पीड घटाते हैं तो कभी स्पीड बढ़ाते हैं। यानी एक चाल से नहीं चल करके अलग अलग चाल से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे, तब हम जो है एवरेज स्पीड से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे। अगर मान लीजिए कि हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से मोटरसाइकिल चलाना शुरू किए और अंतिम छोर तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही हमारा मोटरसाइकिल का स्पीड रहा, तब हम उसको कहेंगे चाल। लेकिन हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से मोटरसाइकिल चलाना शुरू किए, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत भीड़ भड़दन आने की वजह से जो है हम उसका स्पीड घटा करके 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिए, तब हम उसको कहेंगे एवरेज स्पीड। यानी कि चाल को घटा बढ़ा करके अपने अंतिम छोर तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। और औसत चाल को परिभाषित करने के लिए आपको बहुत कम ही पूछा जाता है। औसत चाल को आपको परिभाषा याद रखना है ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाते समय किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। हम न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसके अंतर्गत आपको जितना भी न्यूमेरिकल आपके लिए जरूरी है सभी न्यूमेरिकल को एक ही वीडियो में निपटाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप कॉन्सेप्ट को समझने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल चुटकियों में जो है सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, औसत चाल के बारे में बात करेंगे यानी कि एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो औसत चाल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, तय की गई कुल दूरी और बटा में दूरी तय करने में लगा कुल समय, दोनों के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं औसत चाल। औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है आपको समझ करके रखना है। औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी। हम लिख लिख करके आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको 110% समझ में आए, किसी प्रकार के आपके खोपड़ी में कोई समस्या ना हो, डायरेक्ट आपको हम ट्रांसफर कर देंगे। तय की गई कुल दूरी और बट्टे में होता है दूरी तय करने में लगा कुल समय। दूरी तय करने में, दूरी तय करने में लगा समय। मेरे दोस्त, औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटे में दूरी तय करने में लगा कुल समय। यानी जितना दूरी आप तय करेंगे और दूरी तय करने में आपको जितना समय लगा उससे आपको भाग लगा दीजिए, आपका जो है औसत चाल निकल करके आ जाएगा। अब देखिए, थोड़ा बहुत एक और बात समझ लीजिए। औसत चाल आपको समझ में आ चुका होगा कि जितना दूरी आप तय करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर 50 मीटर दूरी जो है हम चल करके तय किए और हमको 50 मीटर दूरी तय करने में 10 मिनट का समय लगा।
या 10 सेकेंड का समय लगा, मान लीजिए 50 मीटर की दूरी तय करने में हमको 10 सेकेंड का समय लगा। अब इसको हम कटा खुटा करके निकालेंगे, यानी कि इसको जो कटा देंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकेंड, यही जो है हमारा औसत चाल हो जाएगा। यानी कि दूरी तय करने में और दूरी तय करने में जो समय लगा आपको, उससे उसको भाग लगा दीजिए, आपका जो है औसत चाल निकल करके आ जाएगा। ये बात आपको समझ करके रखना है। अब ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। हम आपको बताए वेग के बारे में, तो वेग क्या होता है? समय के साथ किसी वस्तु में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। ध्यानपूर्वक समझिए, वेलोसिटी जो होता है कभी भी एक नहीं होगा। जब भी कोई वस्तु जो है चलना शुरू कर देगा तो अपने अंतिम छोर तक जाएगा ही। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चल करके ऐसे ऐसे, यहाँ से चल करके, यहाँ से चल करके ऐसे यहाँ तक आ गए, यानी हम जहाँ से चलना शुरू किए वो हो गए हमारा प्रारंभिक वेग, और यहाँ तक जो आए हम इसको कहेंगे अंतिम वेग। जैसे देख लीजिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से, मार्कर मान लीजिए कि यहाँ पर हम खड़ा किए हैं, मार्कर क्या किया, ऐसे ऐसे चल करके जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, इसको कहेंगे हम लोग अंतिम वेग, और जहां से चलना शुरू किया उसको कहेंगे प्रारंभिक वेग। यानी मार्कर का यह हो गया प्रारंभिक वेग, और यहां से कुदक करके यहाँ तक आया, यह हो गया मार्कर का अंतिम वेग। तो वेलोसिटी जो होता है कभी भी एक नहीं होता है, वेलोसिटी जब भी होगा दो होगा, एक होगा प्रारंभिक वेग और दूसरा होगा अंतिम वेग, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो वेग जो होता है मेरे दोस्त दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं हम लोग प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और एक को कहते हैं मेरे दोस्त अंतिम वेग। एक होता है प्रारंभिक वेग और एक होता है अंतिम वेग, इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे इसको, और इसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो मेरे दोस्त एक बार फिर से समझिए, बार बार समझिए, 1000 बार समझिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मार्कर यहां पर है, मान लीजिए हम हाथ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मार्कर अगर यहां पर है, अगर यहां से चल करके चलना शुरू किया, जहां से चलना शुरू करेगा उसको कहेंगे प्रारंभिक वेग, ऐसे जैसे मान लीजिए कि चल करके यहां तक पहुंचा, इसको कहेंगे अंतिम वेग। मार्कर का यह हो गया प्रारंभिक वेग और यह हो गया अंतिम वेग, इसको कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इसको कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, इनिशियल वेलोसिटी को जो है मेरे दोस्त यू से प्रदर्शित किया जाता है, और फाइनल वेलोसिटी को जो है मेरे दोस्त वी से सूचित किया जाता है। यानी इसको यू से सूचित करेंगे और इसको जो है वी से सूचित किया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी को यू से सूचित करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को वी से सूचित करेंगे। जहां से कोई वस्तु चलना शुरू करेगा उसको कहेंगे प्रारंभिक वेग, और जहां पर अंतिम छोर तक वो पहुंच जाएगा उसको कहेंगे हम फाइनल वेलोसिटी, और जिसको सूचित करेंगे वी से। अब इस टॉपिक के बाद आपको पढ़ना है त्वरण के बारे में, यानी कि एक्सीलरेशन के बारे में। तो मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। हाँ तो मेरे दोस्त अचानक लाइट चली गई, थोड़ा बहुत आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा। अब देखिए इसके बाद आपको पढ़ना है त्वरण के बारे में, तो हेडिंग में लगाइए त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। त्वरण हेडिंग में आपको लगा लेना है त्वरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। त्वरण हेडिंग में लगा लेना है मेरे दोस्त, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, यहां पर एल ई होगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, वेग जो हम लोग पढ़े थे प्रारंभिक वेग और एक पढ़े थे अंतिम वेग। तो देखिए वेग में जो परिवर्तन होता है, यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच जो परिवर्तन होता है, कोई वस्तु चलना शुरू करता है और अंतिम छोर तक जाता है तो समय कुछ ना कुछ लगेगा, यानी वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त त्वरण। यानी कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। तो त्वरण के बारे में आपको समझ करके रखना है। सबसे पहले समझ लीजिए कि वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। क्या समझ करके रखना है कि वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो त्वरण कहते हैं।
एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो है ए जो है उसको जाना है बी तक, ए को जाना है बी तक, तो यहां पर इसका मान लीजिए कि वेग जो है 50 मीटर प्रति सेकेंड इसका वेग यहाँ पर है। यहाँ जाते जाते इसका वेग जो है 30 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, यानी वेग जो है घट करके 30 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। यानी वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाने में या वेग में जो परिवर्तन हुआ, यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ वेग में, इसी को मेरे दोस्त कहेंगे त्वरण, यानी कि एक्सीलरेशन। यानी कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे मेरे दोस्त, तो त्वरण कहेंगे। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण को आपको समझ करके रखना है कि त्वरण को ए से सूचित किया जाता है। त्वरण को जो है ए से सूचित किया जाता है, ये बात भी आपको समझ करके रखना है। त्वरण को ए से सूचित किया जाता है। आगे आपको क्या समझ करके रखना है, हम बोले हैं वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का अगर फॉर्मूला निकालना चाहे तो त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है यहाँ पर मेरे दोस्त, त्वरण ए बराबर फॉर्मूला होता है वेग बटे में समय। वेग बटे में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि समय। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यानी कि त्वरण को कहते हैं ए, यानी ए बराबर हो जाएगा भी बटे में समय को, यानी कि टी, यानी कि भी बाय टी। ए बराबर हो जाएगा भी बाय टी। एक और बात, एक और फॉर्मूला अगर आप निकालने का प्रयास करेंगे तो वेग में परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दीजिए। वेग में परिवर्तन का मतलब क्या होगा, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को आपको घटा देना है। अब देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, एक और फॉर्मूला आपको हम निकाल करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि त्वरण बराबर फॉर्मूला निकालना है आपको, तो क्या करिएगा, वेग में परिवर्तन और बटे में आपको लिखना है समय। वेग में परिवर्तन बटे में क्या लिखिएगा, समय। मेरे दोस्त त्वरण को सूचित करते हैं ए से। वेग में परिवर्तन का मतलब देखिए, यहाँ पर कोई वस्तु है, चलना शुरू किया उसको कहेंगे प्रारंभिक वेग, जहां पर जाकर के अटक गया उसको कहेंगे अंतिम वेग। और वेग में परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दीजिए, यानी ए बराबर हो जाएगा अंतिम वेग यानी कि भी, और प्रारंभिक वेग यानी कि यू, यानी भी माइनस में यू, और समय को सूचित करते हैं हम लोग टी से, यानी कि भी माइनस यू बटे में टी। यानी ए बराबर हो जाएगा भी माइनस में यू बटे में टी मेरे दोस्त। तो दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे जाकर के न्यूमेरिकल प्रश्न जब बनाइएगा तो आपको काफी ज्यादा यूजफुल जो है यह साबित होने वाला है। क्या होगा, त्वरण बराबर एगो फॉर्मूला याद रखना है वेग बटे समय, दूसरा याद रखना है ए बराबर में भी माइनस यू और बटे में टी। अब देखिए आगे एक और चीज आपको याद रखना है, त्वरण का ऐसा मात्रक हम आपको निकाल करके बता देते हैं। त्वरण का ऐसा मात्रक कैसे निकालिएगा, अगर हम त्वरण के मात्रक की बात करें, त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण की एसआई मात्रक की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो निकाल करके बता देते हैं आपको। हम त्वरण का फॉर्मूला क्या बताया आपको, वेग बटे में समय। त्वरण ए बराबर में होता है भी बटे में टी मेरे दोस्त। देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, वेग का जो ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, और समय का ऐसा मात्रक होता है सेकेंड। जब सेकेंड को मेरे दोस्त सेकेंड से गुना कीजिएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अतः त्वरण का जो ऐसा मात्रक होता है मेरे दोस्त, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे आपको क्या समझ करके रखना है, त्वरण जो है एक प्रकार का सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो त्वरण जो है एक प्रकार का सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण जो है एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात आपको त्वरण के बारे में समझ करके रखना है। त्वरण किसको कहेंगे, वेग में जो परिवर्तन होगा उसी को क्या कहेंगे मेरे दोस्त, त्वरण कहेंगे। और त्वरण का ऐसा मात्रक होता है यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, और दूसरा वेग में परिवर्तन बटे में समय, यानी कि भी माइनस में यू बटे में हो जाएगा टी। दो फॉर्मूला याद रखना है, आगे आपको काफी ज्यादा प्रश्न बनाने में सहायता करेगा यह सभी फॉर्मूला। ए बराबर भी बटे टी होता है, अगर ऐसा मात्रक की निकालने का प्रयास करें तो मीटर प्रति सेकेंड होता है वेग का मात्रक, और यहाँ पर समय का होता है सेकेंड। सेकेंड से जब सेकेंड को गुना कीजिएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, अतः त्वरण का जो ऐसा मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक और बात आपको ध्यान में रखना है, जब त्वरण का मान ऋणात्मक आ जाए तब हम उसको कहेंगे मंदन,
मेरे दोस्त, त्वरण का मान ऋणात्मक होने पर वह मंदन कहलाता है। ये बात आपको याद रखना है। त्वरण का मान ऋणात्मक होने पर, त्वरण का मान ऋणात्मक होने पर वह मंदन कहलाता है। त्वरण का मान ऋणात्मक होने पर वह मंदन कहलाता है। ये बात आपको याद रखना है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।